हेलो फ्रेंड्स, पोक्सो केसेज की इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस लीगल टॉक में आज हम पोक्सो एक्ट की चर्चा करेंगे कि पोक्सो एक्ट क्यों बनाया गया, उसके पीछे से कौन से लैंडमार्क जजमेंट थे। आप जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक के बाद एक कई ऐसे जजमेंट दिए जिसकी वजह से पोक्सो एक्ट बना। अब आप पूछेंगे कि ये पोक्सो एक्ट क्या है, तो जो भी लॉ के स्टूडेंट हैं या जो एडवोकेट हैं, जजेज हैं, वो सब जानते हैं कि सेक्सुअल ऑफेंसेस से बच्चों को बचाने के लिए एक बहुत ही लॉजिकल और अच्छा एक एक्ट बनाया गया है। हालांकि ये एक्ट बहुत ख़तरनाक भी है। तो इस एक्ट को पोक्सो एक्ट कहते हैं। ये छोटे बच्चों के सेक्सुअल हरेसमेंट को रोकने के लिए बनाया गया है। तो इसके लैंडमार्क केसेज की आज हम बात करेंगे कि जिसकी वजह से ये पोक्सो एक्ट का जो इनेक्टमेंट है, ये पोक्सो एक्ट क्यों बनाया गया, इसका क्यों इनेक्टमेंट हुआ, इसकी हम चर्चा करेंगे। इंडियन सोसाइटी में जब हम किसी रेप विक्टिम की बात करते हैं तो पहले ऐसा माना जाता था कि वो अबेटर की भूमिका निभाती है, यानी एक तरह से सहायक उसको कह सकते हैं, उत्प्रेरक उसको कह सकते हैं, उसकी भूमिका वो निभाती है और उस अपराध में पूरी तरह सहभागिता करती है। तो ऐसा ही कानून का मत था, ऐसा ही माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का ये मत रहता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे देखा गया कि विक्टिम बहुत हरेस होते हैं और समाज उनके साथ बहुत ही रिडिकुलस वे में बात करता है, उनके बारे में बहुत गॉसिप्स चलते हैं, उनको डिफेम किया जाता है। तो इसकी वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट का धीरे धीरे अपना एक जो व्यू है वो उनका बदल में आया। तो इसलिए जो उन पर जो चरित्र लांछन है उसके लिए कहते थे कि ये तो है ही ऐसी, इसके कपड़े देखो कैसे हैं। आप जानते हैं कि जब दिल्ली वाला कांड हुआ तो लोग, वो निर्भया का जो दिल्ली वाला कांड हुआ था, तो उसको लेकर आपको याद है लड़की को लेकर तरह तरह की बातें बनाएगी कि वो तो रात के 10 बजे अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी और रात को 10 बजे लड़कियों को बाहर निकलने की क्या ज़रूरत है। अगर किसी छोटे कपड़ों में कोई लड़की हरेसमेंट का शिकार हो जाती है तो ये कहते हैं कि वो अपने कपड़ों की वजह से अपराध को आमंत्रित कर रही है। तो ऐसी दकियानूसी बातें लड़कियों के बारे में, विक्टिम के बारे में की जाती हैं। हमारे सोसाइटी का जो एक पैरामीटर रहा है कि लड़कियों को हंसना कम चाहिए और इसलिए वो अपराध की भागी बन जाती हैं, है ना। तो ऐसी बातें हमने भी सुनी है। हमारी भी जो दादी हैं, नानियां हैं, उन्होंने हमको सिखाया है कि क्यों हंस रहे हो, ससुराल में जाकर फिर रोना पड़ेगा, या समाज में तुम मतलब तुम्हारे साथ कुछ घटित हो जाएगा तो ज़्यादा नहीं हंसना चाहिए, नहीं तो रोना पड़ेगा। इस तरह की बातें, दकियानूसी बातें की जाती थी। तो इसलिए ये जाकर ये एक्ट बना। अब इसके पीछे जो सेफगार्ड्स हैं कि क्यों इस एक्ट की ज़रूरत पड़ी, एक तो जो आर्टिकल 16 है, आप जानते हैं कि एक कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, बच्चों के अधिकारों के बारे में एक सहमति पत्र विभिन्न देशों के बीच में बना है। तो उस सहमति पत्र का जो लॉजिक है, उसमें क्या कहा गया है उस सहमति पत्र में, कि ये देखिए कि इस सहमति पत्र में बच्चों के अधिकारों को लेकर ये कहा गया, नो चाइल्ड शैल बी सब्जेक्ट टू आर्बिट्रेरीनेस और अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद हर और हिज प्राइवेसी, कि किसी भी व्यक्ति को मनमाने तरीके से, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमानापन, इसको आर्बिट्रेरीनेस कहेंगे, मनमानापन। तो मनमानेपन से किसी व्यक्ति की जो प्राइवेसी है, उसका एकांतता का जो अधिकार है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत दिया है, उसकी पहचान जो है इस कन्वेंशन में विभिन्न देशों के संधि पत्र में की गई है और इंडिया ने इस कन्वेंशन को साइन किया है। तो इस कन्वेंशन को साइन करने के बाद एक विधि जो है इंडिया के अंदर वांछित थी, जो ऐसे बच्चों की रक्षा कर सके, जो छोटे बच्चे हैं और जो सेक्सुअली हरेस होते हैं, उनके बारे में गलत टिप्पणियाँ, यौनिक टिप्पणियाँ की जाती हैं, तो उनको बचाने के लिए इस तरह के एक्ट लाए गए। इससे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ केसेज भी दिए
तो कौन कौन से वो केसेज इस मामले में आधार बने थे पोक्सो एक्ट का, आज हम वो 3-4 एक्ट भी इसमें डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छा इस वीडियो से फ़ायदा होगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। आप इस वीडियो को पूरा देखना। हम धीरे धीरे इस पर एक सीरीज बनाएंगे, तो आपको कैसे पीड़िता से क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है, कैसे केस फाइल होता है, ये सारी चर्चा हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की चर्चा इसमें करेंगे। तो आप लोगों ने थ्योरी बहुत पढ़ी होगी, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आप लोगों को यहाँ बताऊंगी। तो सबसे पहले हम दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन्स फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है 1995 सुप्रीम कोर्ट केसेज 114। ये 14 जो है पेज है। ये सुप्रीम कोर्ट केसेज एक जनरल आती है। आप सब लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के केसेज जो है वो रिपोर्टेबल केसेज होते हैं और वो जनरल्स में छपते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट केसेज एक जनरल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के केसेज छपते हैं। तो इसमें पेज नंबर 14 पर ये दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन्स फोरम का एक केस है, ये छपा था। तो इसमें क्या डिसाइड हुआ कि ये इस मामले में हुआ क्या था कि एक मुरी एक्सप्रेस करके ट्रेन जाती है, ये रांची से दिल्ली तक ट्रेन जाती है। इसमें 6 गर्ल्स थी जो डोमेस्टिक वर्कर थी एक तरह से, ठीक है ना, डोमेस्टिक वर्कर्स थी ये लड़कियां, और ये जा रही थी। कुछ आर्मी मैन भी उस ट्रेन में सवार थे। इन्होंने लड़कियों को सेक्सुअली हरेस किया और बाद में इनकी बात इतनी बढ़ गई कि लड़कियों को रेप कर दिया गया। तो इसका जो एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस में केस चला, इसके बाद कोर्ट में इनका केस चला। तो ये कोर्ट केस चलने की जो प्रक्रिया थी, प्रोसेस था, इसमें लड़कियों को बड़ी हार्डशिप झेलनी पड़ी, बहुत ही ताने सुनने पड़े और न्याय मिलने में उनको बड़ी दिक्कत हुई। तो इस वजह से ये केस आया और इसमें बात की गई कि लड़कियों को जब कंप्लेनेंट्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट केसेज शुड बी प्रोवाइडेड विद एलआर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उनको एफआईआर दर्ज होने के बाद ही उनको लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब कोई केस दर्ज होता है तो 2 पक्ष होते हैं, एक परिवादी पक्ष होता है यानी एक विक्टिम का पक्ष होता है और दूसरा एक्यूज्ड का पक्ष होता है। तो एक्यूज्ड पक्ष तो वकील की सेवाएं हायर कर लेता है, लेकिन ये जो विक्टिम का पक्ष है ये सोचता है कि हमारी पैरवी तो गवर्नमेंट के लोग कर देंगे, पुलिस के लोग कर देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए बाकायदा प्रोफेशनल रूप में विक्टिम्स को भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपने वकील हायर करने चाहिए। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी माना और ये कहा कि उनके केसेज की सुनवाई जो है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के जरिए होनी चाहिए ताकि वो अपना पक्ष रख सकें। दूसरी इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये कह गई कि कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए उनके साथ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव समवन हु इज़ वेल एक्वेंटेड विद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ वेल एक्वेंटेड हो, जिसको जानकारी हो कि कैसे पुलिस कार्रवाई करती है, कैसे वकील कार्रवाई करते हैं, कैसे कोर्टों में सुनवाई होती है केसेज की। तो वो अगर प्रोसेस जानने वाला व्यक्ति ऐसे विक्टिम्स के साथ होगा तो उनको न्याय मिलने में आसानी रहेगी। एक बात और उनको ये कही, द रोल ऑफ द विक्टिम्स एडवोकेट वुड नॉट ओनली बी टू एक्सप्लेन टू द विक्टिम द नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग्स टू प्रिपेयर हर फॉर द केस, कि उसका जो काम होगा, एक तो वो एक्सप्लेन करेगा विक्टिम को कि क्या क्या हो रहा है, जो एफआईआर से लेकर और पूरे मुकदमे की ट्रायल तथा कन्विक्शन होने के दौरान जो जो घटनाएं होती हैं प्रोसेस के दौरान, कैसे उनके स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, कैसे वकील पुलिस उनसे बात कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, कैसे उनका क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है। तो जो विक्टिम होता है उससे जब वो सवाल पूछे जाते हैं तो वो थोड़ा असहज महसूस करता है, वो असहज महसूस करता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों पूछ रहे हैं। लेकिन उसको अगर समझाने वाला अगर एडवोकेट होता है तो वो बात आसानी से समझ जाती है और उसको नॉर्मल प्रक्रिया की तरह वो बिहेव करते हैं, ठीक है। तो असिस्ट हर इन, और उसको पुलिस स्टेशन में वो असिस्ट करते हैं, एडवोकेट कोर्ट में असिस्ट करते हैं, गाइडेंस और एज टू हाउ शी माइट ऑब्टेन हेल्प फॉर ए डिफरेंट नेचर फ्रॉम अदर एजेंसी, दूसरी एजेंसियां जो हैं वो उसको किस तरह हेल्प करेंगी, ये सारी बात भी इसके अंदर उनको समझाई जाती है।
तो ये समझने के लिए जैसे इसमें हम बात कर सकते हैं कि उनकी माइंड काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो बहुत टूट चुकी होती है। लोग उनको बहुत अजीब सी नज़र से देखते हैं। मीडिया भी उनके बारे में लगातार खबरें छापता रहता है। उनके दोस्तों तक बात पहुंचती है, उनके रिश्तेदारों तक बात पहुंचती है। तो वो लोग, उनके जानकार, तरह तरह की बातें उसके बारे में बताते हैं। तरह तरह की बातें उनके बारे में लीक की जाती हैं, उनके परिवार के बारे में लीक की जाती हैं। वो कहीं ना कहीं उनके माइंड को अपसेट करने वाला होता है, क्योंकि जो विरोधी पक्ष होता है वो उनके विरोध की बातें निकाल कर लेके आता है कि इनके अंदर क्या क्या खामियां हैं, ये लड़कियां कहाँ कहाँ घूमती हैं, इनके कौन कौन जानकार होते हैं, ये कहाँ कहाँ जाती रहती हैं, इनका क्या शेड्यूल रहता है। तो इस पर टिक्का टिप्पणी लगातार की जाती है, जिससे ये लड़कियां आहत होती रहती हैं। तो इन टिप्पणियों को नज़रअंदाज करके लगातार न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, न्याय की लड़ाई लड़ना बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे में जो माइंड सेट है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। अब जो हमारा केस आता है, 2 नंबर केस आता है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह का। पहला हमारा जो केस था वो दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेंस का था। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात हमको वकील के बारे में पता चली कि विक्टिम का भी कोई वकील होना चाहिए, कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह 1996 का इम्पॉर्टेंट केस आया, और इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन में विक्टिम के साथ जो व्यवहार होता है उसको लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट आहत था कि ये व्यवहार बहुत ही गलत होता है। और वहाँ हालांकि देखिए जो कोर्ट्स होती हैं उसमें एक उनका पहले, जैसे कोई भी विक्टिम होता है तो उसका मुख्य परीक्षण लिया जाता है, यानी पहले वो अपने बारे में जो भी उसके साथ घटना हुई है उसके बारे में बताते हैं। इसके बाद उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक किया जाता है दूसरे पक्ष के वकील द्वारा। क्रॉस एग्जामिनेशन उसके साथ किया जाता है। क्रॉस एग्जामिनेशन में उससे सवाल पूछते हैं, तरह तरह के सवाल पूछते हैं, ये जानने के लिए कि क्या लड़की या लड़का जो भी विक्टिम है उसके साथ ये अपराध वास्तव में हुआ है या नहीं है। क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है कि लोग कोर्टों में आके झूठ भी बोलते हैं, है ना। और कोर्टों के लिए तो ये कहा जाता है कि लोग बाहर सच बोल देते हैं परंतु कोर्ट में आकर तो वो झूठ ही बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम ये इस मामले में जाने कि क्रॉस एग्जामिनेशन कोई बुरी चीज़ नहीं है। वहाँ उसकी ट्रूथफुलनेस की चेकिंग की जाती है, ट्रूथफुलनेस, ठीक है ना, ट्रूथफुलनेस की जांच की जाती है, यानी उसकी विश्वसनीयता, उसका भरोसा, ये सब चेक किया जाता है कि वो कितनी भरोसेमंद गवाह है। और इस गुरमीत सिंह के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में ये कहा कि भले ही ये सारी चीज़ें चेक हों लेकिन फिर भी इसको ट्विस्ट करने की कोशिश ना की जाए कि इसका मिस इंटरप्रिटेशन उससे जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका ना हो। तो देख, यहाँ मैं एक एविडेंस एक्ट की एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, आपने कानून अगर पढ़ा है तो इसके बारे में मैं एविडेंस एक्ट की एक बहुत ही छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण बात, बल्कि मैं ये कहूँगी, बता देने चाहती हूँ कि सबसे पहले हम रेलिवेंट फैक्ट्स के बारे में गवाही देते हैं कोर्ट में। इसके बाद रेलिवेंस तथ्यों की गवाही देने के बाद कोर्ट उसकी एडमिसिबिलिटी को तय करती है, और एडमिसिबिलिटी के बाद उसके वेटेज ऑफ स्टेटमेंट को देखा जाता है कि उसका वे कितना होगा, उसका वेट हम उसका कितना तय करेंगे किसी भी स्टेटमेंट का। तो यहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए और ये कहा कि रिलायबिलिटी टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ट्विस्ट द इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट्स गलत है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में लड़की के हितों, विक्टिम के हितों की सेफ गार्ड होनी चाहिए, ये उन्होंने कहा। तो हम सभी जानते हैं जो लॉ फील्ड से हैं कि इसमें जो इनकंसिस्टेंसी है, डिफेंस का लॉयर इनकंसिस्टेंसी को लाने की कोशिश करता है कि, और जो भी फॉल्स चीज़ें हैं कि इसके बयानों में क्या क्या फॉल्स स्टोरी आ रही है, क्या क्या इनकंसिस्टेंट स्टोरी आ रही है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या क्या आ रहे हैं। 161 161 सीआरपीसी के जो बयान हैं, फिर 164 सीआरपीसी के जो बयान हैं, एफआईआर में क्या कहा जा रहा है, अदर एविडेंस क्या है, तो उनसे क्या क्या चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट हो रही हैं, ये सारी क्रॉस एग्जामिनेशन में लाई जाती हैं।
लेकिन फिर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये बहुत ही सॉफ्ट माहौल में होना चाहिए और लड़की ऐसा फील नहीं करे कि उसके साथ ये बार बार जो है गलत व्यवहार हो रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको ये फील हो कि इस प्रोसीजर से वो और ज़्यादा आहत हो रही है ना। तो ये बात इस गुरमीत सिंह के केस में कही, और इसीलिए ये पॉक्सो एक्ट बाद में इन्हीं सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए बना। तीसरा इम्पॉर्टेंट केस जो हमारे सामने आया वो था ये साक्षी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का। साक्षी एक एनजीओ है और इसने रिट पिटीशन माने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी। इसमें कुछ विशेष गाइडलाइन जो है वो तय की गई थी, है ना। ये 2005 का केस है और 2012 में तो पॉक्सो एक्ट आ ही गया था, तो 6-7 साल तो लग ही गए। तो इसमें कुछ गाइडलाइंस तय हुई कि 327(2) CRPC जो है वो 354 और 377 के मामलों में भी लागू होगी। इन एडिशन टू इसमें कुछ विशेष कैटेगरी के केसेस दिए हुए थे, जैसे मेनली उसमें 376 IPC था कि 376 IPC के केसेस में ये धारा जो है इसमें लागू होगी। तो इन्होंने ये कहा कि इसमें 354 और 377 भी पढ़ लिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें ये कहा कि विक्टिम और विटनेस डू नॉट सी द बॉडी और फेस ऑफ द अक्यूज्ड, यानी ए स्क्रीन और अरेंजमेंट शुड बी डन। यानी कोर्ट, जैसे ये कोर्ट है तो इसमें यहाँ विक्टिम खड़ी है, ये विक्टिम खड़ी है और ये अक्यूज्ड खड़ा है। अब ये दोनों आमने सामने होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। ये विक्टिम है, मान लीजिए ये इसको देख रही है, और ये अक्यूज्ड है, ये इसको देख रहा है। तो ये विक्टिम जो है इस अपराधी से घबराकर ये ढंग से अपने स्टेटमेंट नहीं दे सकती। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके मध्य एक स्क्रीन होनी चाहिए जिसमें ये विक्टिम जो है इस अक्यूज्ड को ना देख सके। तो ऐसी इसके लिए हमने कर्टेन सिस्टम की व्यवस्था की है कोर्टों में, कि कर्टेन सिस्टम हो कि अक्यूज्ड जो है कर्टेन के माध्यम से ऑडियो कर सकता है, उसके बयानों को लिसन कर सकता है, बट वो उसको विक्टिम को देख नहीं सकता, ठीक है। तो और जो द क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन हार्श हो जाता है लड़की के लिए, तो इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी कि जो अक्यूज्ड पक्ष है वो जज को क्वेश्चन लिख कर दे देगा, और फिर जज जो है वो विक्टिम या गवाह से सवाल पूछेगा और फिर उसका जो आंसर जो भी आएगा वो लिखवा दिया जाएगा। हालांकि अभी ये प्रैक्टिस जो है वो 50% से भी कम मामलों में अप्लाई हो रही है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये इस मामले में कही गई। द विक्टिम ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ और रेप वाइल गिविंग टेस्टिमनी इन कोर्ट शुड बी अलाउड सफिशिएंट ब्रेक्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। एक और महत्वपूर्ण बात इस मामले में कही गई कि लड़की को ब्रेक्स मिलने चाहिए। ब्रेक्स क्या होते हैं कि जैसे मान लो उसके जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की कार्रवाई होती है वो बहुत लेंदी कार्रवाई होती है। मान लो कई बार उसमें 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं, और अगर मान लो एक ही दिन में 1 डे की कार्रवाई है तो उसमें मान लो 6 घंटे लग गए, तो 6 घंटे लगातार और बिल्कुल खड़े रहकर स्टेटमेंट लिए जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए स्टेटमेंट देना। और फिर लगातार 2-2 4-4 एडवोकेट वहाँ खड़े रहते हैं, मुलजिम भी खड़ा रहता है। मुलजिम अगर 4-5 हैं तो वो सारे खड़े रहते हैं, और विक्टिम अकेली होती है, तो वो बड़ा उसके लिए पजल्ड वाला मामला हो जाता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी रक्षा हमें एक तरह से करनी चाहिए, और वहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका हम सेफ गार्ड कर पाएँ। उसको 2 ब्रेक्स दिए जाएं बीच बीच में, जैसे एक बार उसको पानी पीने के लिए ब्रेक दे दिया, फिर उसको थोड़ी देर बिठा दिया। तो ऐसे छोटे छोटे ब्रेक्स, जैसे आधा घंटा, फिर आधा घंटा, फिर आधा घंटा। हालांकि इसमें फिर और ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मुलजिम के एडवोकेट को बहुत ज़्यादा सोचने का टाइम मिलता रहता है। तो और जो उसको एक तरह से ये ऑक्सीजन देते रहेंगे तो वो लंबी क्रॉस एग्जामिनेशन करता रहेगा, खींचता रहेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य गवाह को तोड़ना है कि कैसे कैसे वो थक जाए और फिर टूट जाए और फिर ये बोल दे कि नहीं, जो मुलजिम ने किया वो कोई गलत नहीं था। ये उसका उद्देश्य होता है। लेकिन विक्टिम प्रोसिक्यूशन पक्ष ये चाहता है कि ये न्याय की लड़ाई है और उसको सच बोलना चाहिए। तो इसी लड़ाई का दोनों पक्षों में ये जो तराजू है ये देखता रहता है कि किसको वेटेज ज़्यादा
मिलेगा इस न्याय की लड़ाई में। तो लड़की अगर पूरी दमदार तरीके से अपनी बात को कहती रहेगी तो निश्चित रूप से मुलजिम को वो सज़ा दिला पाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपने वीडियो पूरा देखा। अगले वीडियो में फिर हम पॉक्सो एक्ट के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करेंगे।